हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। देखिए, G7 की समिट चल रही है इस टाइम जर्मनी में, और इंडिया को स्पेशली बुलाया गया है कि आप आइए G7 में पार्टिसिपेट कीजिए। तो मोदी जी गए हुए हैं जर्मनी, और वहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं जिसको हमको समझना है इस पूरे वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं और आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आपको प्रीलिम्स में मदद करेंगे। डिटेल से समझेंगे सारी चीज़ें। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ना इंडिया G7 का मेंबर है, ना इंडिया G8 का मेंबर है। इंडिया मेंबर है G20 का। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया है G7 की समिट में। ये बहुत प्रेस्टीज की बात है। और देखो, G7 में दुनिया के जो टॉप 7-8 कंट्रीज हैं ना, वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया अब लगातार एक ग्रोइंग इकॉनमी है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसके चलते जो है, इंडिया को स्पेशल इनविटेशन मिला था इस G7 के समिट में। आपको पता ही है कि हमारे मोदी जी जो हैं, वो बात रखने में, बात कहने में तो पीछे हटते हैं नहीं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो हमको समझनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाली जो समिट थी G7 की, ये कौन से नंबर की समिट थी? 48 नंबर की समिट थी। 48वीं समिट थी, ये याद रखना आप। छोटे एग्जाम जैसे PCS वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये वाले फैक्ट पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी G7 की समिट में गए थे, ये कौन से नंबर की समिट थी, कहाँ पर हुआ था, ये सारी क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। तो ये 48 नंबर की समिट थी। कहाँ पे हुई है? अभी जर्मनी में हुई है, अल्प्स पहाड़ियों के बीच में हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह याद रखना। ठीक है, बावेरियन अल्प्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इससे पहले जो है अ, हम आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम देख लेते हैं। जैसे 48 समिट हमने बताया कि ये वाला फैक्ट है, आपको याद रखना है। देखो, G7 के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, जब मैंने बताया था कि जो G20 की मीटिंग होने वाली 2023 की, कहाँ पे होने वाली है बताइए? 20 की जो मीटिंग होने वाली है, वो होगी 2023 में जम्मू कश्मीर में। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। एक नया सेक्रेटरीट भी बनाया गया है कि G20 के समिट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। ये सब चीज़ें चल रही हैं लगातार। मैंने आपको बताया था कल एक तरीका जिससे याद कर सकते हैं आप G7, G8 और G20 के जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उनका। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जिसका नाम था CGI फज, CJ, माफ़ कीजिए जस्ट अ सेकेंड, CJI। C फॉर कनाडा, J फॉर जापान, I फॉर इटली। CJI, कनाडा, जापान, इटली। फज, FUG। फज, फज फॉर फ्रांस, U फॉर UK और यूनाइटेड स्टेट, G फॉर जर्मनी। तो ये G7 कंट्री है। CGI फज जो कंट्रीज़ हैं, ये G7 कंट्री। इसमें एक कंट्री जोड़ दो तो आ जाएगा रसिया, जिसको निकाल दिया गया था 2014 में। माफ़ कीजिए, कल मैंने आपको बताया था 2016 में, नहीं, 2014 में निकाला गया था, क्रीमिया पेनिनसुला में जो है कब्जा करने के बाद। तो G7 बन गया था G8। तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो G7 कंट्रीज़ का जितने भी कंट्री, आपको एक बारी नाम याद रखना, काम लगेगा आपको आगे। बाकी मोदी जी ने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कही, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके मेंस आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे काम लग सकते हैं। ये वाला पॉइंट तो हमेशा बीजेपी कहती ही रहती है। खैर, क्या पॉइंट था? कहते हैं इमरजेंसी वॉज अ ब्लैक स्पॉट। ठीक है, ये बात सही भी है इंडियन हिस्ट्री एंड डेमोक्रेसी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमरजेंसी को हमेशा हाईलाइट करती रहती है बीजेपी। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। इमरजेंसी आप पढ़ते रहो, इमरजेंसी में क्या बातें हुई थी, कब लागू किया गया था, किन कंडीशन में हुआ था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बातें थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बातें लाई गई, इमरजेंसी को पलटा गया, किन किन कंडीशन में इमरजेंसी लागू लागू किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कंडीशन में नहीं लागू किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में ही लागू किया जाएगा। ये सारे परिवर्तन किए गए थे। आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में जाके ज़रूर पढ़िए ये सारी चीज़ें। ओके, अब बात लौट के आते हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही वहाँ पर। क्या बात कही? कि इंडिया हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इतना लंबा फेंक दिया मोदी जी। खैर, जो भी है, कह रहे हैं कि हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक यूनिकॉर्न का क्या मतलब, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी यूनिकॉर्न से रिलेटेड एक डिफरेंट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। इसे इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी यूनिकॉर्न पे ही होगी। यूनिकॉर्न जो है लगातार इंडिया में फैल रहे हैं। बाईजूस, अन अकेडमी और बहुत बहुत ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो लगातार यूनिकॉर्न की कैटेगरी में जा रही हैं। तो हर 10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न इंडिया में बन रहा है, ऐसा मोदी जी ने कहा। खैर, ये तो एक बात होगी। अब G7 के बारे में थोड़ा सा और छोटी छोटी बात यहाँ पे कवर कर लीजिए। कब बना था G7 कंट्रीज?
तो ये पहली मीटिंग हुई थी 1975 में। 1975 में पहली बारी मीटिंग हुई G7 कंट्रीज़ की, 7 मेंबर्स थे उस टाइम। उसके बाद पहले तो 6 मेंबर थे, उसके बाद 7 हुए, उसके बाद 8 हुए, फिर 7 हुए, ऐसे करके चला है। दुनिया का जितना जीडीपी है उसका 40% कंट्रीब्यूट करते हैं ये G7 कंट्रीज। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 1/10 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ये G7 कंट्रीज जो है अपने पास रखते हैं। 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पेनिनसुला को अनेक्स किया, उसके बाद जो है रसिया को G8 कंट्री से निकाल दिया गया और G8 कंट्री बदल के हो गया G7 जो है ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो ये बात हो गई हमारे डन। छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्लियर करके रखनी, याद करके रखनी, ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, है ना, कभी भी, क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पार्ट है, ऐसा फैक्ट है जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये आपको पता ही होना चाहिए, कुछ नया नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, तो अब मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे स्टेटमेंट आए, जैसे कि एक स्टेटमेंट ये आया कि जो इमरजेंसी था वो जन ब्लैक स्पॉट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड हिस्ट्री, तो वो एक बात थी, उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट कवर करने चाहिए। बाकी दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो G20 के G7 के जो लीडर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किन किन मुद्दों पर डिस्कस करना है। पहला मुद्दा है यूक्रेनियन क्राइसिस। आपको पता होना चाहिए कि रसिया लगातार हमला कर रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस ही किया, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और एस्टोनिया डिस्प्यूट क्या चीज़ चल रहा था, वो चीज़ें हमने डिस्कस करी इससे पहले वाले वीडियो में। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ग्लोबल फूड क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, गुतरेस साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मुद्दे को हाईलाइट किया है कि ग्लोबल फूड क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। गेहूं की जो सप्लाई थी जो यूक्रेन कर रहा था लगातार, वो सप्लाई रुक गई, प्रोडक्शन भी घट गया, जिसके चलते हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फूड क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है दुनिया में। देखो, जब से रसिया के ऊपर बैन लगाया गया तो रसिया अब लगातार अपने यहाँ से अपना जो क्रूड ऑयल था उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है अदर अदर कंट्रीज़ पे। बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑल दो इंडिया ने इस प्रतिबंध को नहीं माना था, इंडिया ने लगातार इंपोर्ट किया था रसिया से क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें। खैर, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पर रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड स्टेट ने बहुत सारे इसमें रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया, जिसके चलते ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस मच गई। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने भी अपना जो है ऑयल प्रोडक्शन कम किया था ड्यू टू प्राइस हाइक, तो इसके चलते ऑयल प्रोडक्शन जो है उन्होंने कम किया था। तो ये भी रीज़न था जो है एनर्जी क्राइसिस का, और बहुत सारे रीजन है लगातार। अब देखो, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कम ही हो रही है, हज़ारों सालों में जाके बनती है और एक दिन में आप यूज़ कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि यूज़ करने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जो प्रोडक्शन रेशियो है बहुत कम है। तो इसके चलते एनर्जी क्राइसिस तो होने वाली, इसीलिए तो अल्टरनेटिव एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हम लोग यूरेनियम एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी पे, हम लोग विंड एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो पेट्रोलियम एनर्जी है उस पर फोकस कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा कम है। एक वक्त आएगा जब खत्म हो जाएगा और आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगा। अब देखो, कहानी ये है कि G7 की समिट चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, सब लोग एकदम बैठे हैं, चाय समोसा खा रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, बात पे बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब G7 की समिट चल रही है और रसिया बमबारी कर रहा है रेसिडेंशियल प्लेस इन द यूक्रेन। कीव में लगातार रेसिडेंशियल प्लेस पे रसिया हमला कर रहा है। ये एकदम शर्मनाक बात है कि ऐसे ऐसे बड़े कंट्री जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि एक भी सिंगल आदमी की अगर मौत होती है तो ये गलत बात है। मतलब किसकी मौत हो रही है, आप क्या पता उसकी क्या पॉसिबिलिटी थी, एक बच्चा मर गया और आपको ये भी नहीं पता कि उस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट था और दुनिया को किस कदर बदल सकता था। लेकिन रसिया लगातार बमबारी कर रहा है और G7 कंट्री, जितने बड़े बड़े कंट्री अपने आप को डेवलप कंट्री होने का दावा करते हैं, वो लोग सिर्फ देखते रहे हैं और चाय समोसा खा के चले जा रहे हैं और रसिया जैसे कंट्री को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या मजाल है कि अगर सारे कंट्री एक कंट्री के खिलाफ हो जाए तो वो हमला कर दे। ये जो धमकाते रहते हैं कि हमारे ऊपर करोगे, जब आपके पेट दर्द होगा तभी आपको समझ में आएगा पेट दर्द कैसे होता है। दूसरे के ऊपर जब हमला करा जा रहा है, उसको उसको नुकसान हो रहा है, तब आप नहीं रोक रहे हो। इतने महीनों से वो और चल रहा है और आप सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे हो। ये गलत बात है। जब आपके ऊपर भी कोई हमला कर देगा तो शायद अदर कंट्रीज आपकी मदद नहीं करेंगे, सबको डर लगेगा, और किसी ना किसी तरीके से सबको डर लगता है। डर तो एक ऐसी चीज़ है जो लगता है सबको, बस डराने आना चाहिए। बस कहानी ऐसी है कि ये जब खुद के ऊपर बीतती है तभी समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे चल रहा है कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हमला कर रहा है रसिया, और यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। खैर, शर्मनाक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है लगातार जो है कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया के, जो तीसरी
स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गई है इंडिया। अभी सब ये चीज़ फैक्ट अभी डिस्कस करेंगे हम लोग का, जो है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, वो अभी यूनिकॉर्न वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है दुनिया का इंडिया। सिंपल जो सिंपल फ़ोन होते छोटे वाले फ़ोन, उनका प्रोडक्शन जो है इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हो रहा है। हालांकि उसका यूज़ क्या ही है, अब इसका क्या मतलब है, अगर स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने में आप सेकंड लार्जेस्ट होते तो समझ में आता। खैर, छोटे फ़ोन प्रोड्यूस करने में हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे हैं। उसके अलावा हर साल, हर महीने माफ़ कीजिए, हर महीने ऑन एन एवरेज 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं इंडिया में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पेटेंट फाइल हो रहा है, इसका मतलब है कि इनोवेशन हो रहा है लगातार इंडिया में। ठीक है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने 5,000 नए पेटेंट फाइल हो रहे हैं इंडिया में। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा तकरीबन 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है दुनिया में, जहाँ जितना मतलब दुनिया में हो रहा है उसका भारत में 40% हो रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, कहते हैं कि एग्रीकल्चर में आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ ड्रोन से, इतना लंबा ड्रोन से जो है फर्टिलाइजर्स जो है स्प्रेड किया जा रहा है खेतों में। तो ड्रोन से जो है फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग हो रही है इंडिया में, बहुत आश्चर्यजनक बात है, लोगों को कह रहे थे। हालांकि ये अलग बात है कि किसानों की मौत भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यू टू फसल लॉस, ड्यू टू रिड, उधारी लेके रखते हैं, जिसके चलते वो लोग अपना जो है खुदकुशी करते हैं किसान अपने यहाँ देश में। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। अभी बारिश हो गई कुछ दिन पहले, इतने सारे फसल नुकसान हो गए और बहुत कम लोगों को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है लोगों को जो है मुआवजा मिला है। लोग तरस गए, ऑफिस का चक्कर लगाते रह गए, लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो गवर्नमेंट की करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ड्रोन से फर्टिलाइजर कर दो, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोग खेती से लोगों का मोह छूट रहा है, लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, लोग तौहीन समझते हैं अपने आप को खेती करने से। तो ये चीज़ रोकनी चाहिए। आप ड्रोन से करवा दो, मरा हो रोबोट से खेती करवा दो, फसल उत्पन्न होनी चाहिए, वो एक चीज़ है जो होनी चाहिए। लेकिन जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको भी तो रोकना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे कि मैप जो लैंड की मैपिंग हो रही है लगातार ड्रोन की मदद से हो रही है। हाउसेस की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग लगातार मैप की जो ड्रोन की मदद से। और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, घर तक पहुंच रहे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन जगत में लगातार चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बात कह के आए हैं मोदी जी जो है G7 की समिट में। ओके, उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया अब तक इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ, तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, इंडिया पीछे रह गया क्योंकि इंडिया आज़ाद नहीं था। और जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ अभी, तो हम उतने तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हम जब चौथा रेवोल्यूशन होगा ना, आईटी वाला, तो हम उसमें पीछे नहीं होने वाला है, साइबर वाला, ठीक है, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। इंडिया किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेगा। जो साइबर रेवोल्यूशन होने वाला है आगे आने वाले समय में, उसमें इंडिया किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेगा। क्या आप में से किसी को पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? देखिए, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल से दिया गया है। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइजेशन से रिलेटेड था, वाटर पावर स्टीम पावर से रिलेटेड था, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्टीम इंजन वगैरह 19 या देखिए, जब स्टीम इंजन पहली बारी बना तो वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है जिससे औद्योगिक चीज़ें बढ़ने लगे, इंडस्ट्री लगातार तरीके से बूम करने लगे, अचानक से व्यापार और वाणिज्य का महत्व बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो स्टीम इंजन की वजह से हुआ था 1760 से 1840 के बीच में। ये पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था असेंबली लाइन से, 1830 से लेकर 1915 तक, 1915 तक। तो ये असेंबली लाइन से रिलेटेड था, जिसमें मास प्रोडक्शन था, असेंबली लाइन था, कार वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जो है सीन में आ गई। तो मास प्रोडक्शन को लेकर जब रिवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। पहले सामान कम प्रोड्यूस होता था, सामान ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, असेंबली होने लगी, कार मैन्युफैक्चरिंग ड्राइविंग वगैरह होने लगा, स्टार्ट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गए सीन में, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ये सब जो है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहचान थी। नाउ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कंप्यूटर इंटरनेट एंड न्यूक्लियर एनर्जी वाला रेवोल्यूशन। कब हुआ? 1969 से 2010 तक। 2010 तक ये इंपॉर्टेंट है, 1969 से 2010 तक ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, दैट वाज अ इंटरनेट जो है रेवोल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे लेबर्स की जो है जगह
मशीनें ले रही थी, ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई थी, कंप्यूटर के बारे में लोग जान गए थे और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों का काम ईजी हो गया था, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे चीज़ें, ईजिली ईमेल कर सकते थे चीज़ें, अपनी आसानी से मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ें। न्यूक्लियर एनर्जी का भी इसी समय जो है उद्भव हुआ, लोगों को समझ में आया कि दिस इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड वी कैन यूज़ फॉर द एनर्जी। ओके, तो ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था 1969 से 2010 तक। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात चल रही है। नाउ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है साइबर फिजिकल सिस्टम से। अब देखो 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी सब कुछ, ऑटोमेशन तो होगा लेकिन दूर से बैठे ही, जैसे मान लो कि कोई दिल्ली बैठा और मुंबई में मशीन ऑपरेट करना है, तो वहीं से दिल्ली से बैठा मुंबई में मशीन अपना ऑपरेट कर पाएगा अपने वाईफाई सिस्टम से। साइबर फिजिकल सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी, सिक्योर्ड व्यवस्था होगी, कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा ज़्यादा सिक्योर होगा, ये सारी चीज़ें करी जाएगी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग होगा, मतलब सर्विस एंड प्रोडक्ट जो भी होगा वो उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। वैल्यू चेन का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा वैल्यू चेन का, बिजनेस मॉडल सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएंगे, कस्टमर एक्सेस भी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, वर्चुअल माध्यम से चीज़ें कर पाएंगे, आप घर बैठे ही शॉपिंग कर पाएंगे वर्चुअल मीडियम में, आपको कहीं नहीं जाना है। ऑगमेंटेड रियलिटी, कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, बिग डाटा एनालिसिस के थ्रू, स्मार्ट सेंसर यूज़ किए जाएंगे, 3D प्रिंटिंग के थ्रू जो है, 3D प्रिंटिंग के थ्रू क्या बनाया जाएगा, घर बनाए जाएंगे, लेबर्स का जो है रोल कम कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जो है ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, गाड़ियाँ ड्राइवरलेस चलेंगी, ठीक है। ऑटोमेटेड जो है लोकेशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेके आ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इस प्रकार की चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये अभी आने वाला है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि देखो, हम पहला दूसरा तीसरा गए, जो भी किए जितना कर सकते थे किए, लेकिन चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम पीछे नहीं रहेंगे, हम करेंगे ज़बरदस्त तरीके से फोर्थ रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये थी पूरी डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।